नमस्कार। इंटरनेशनल डोगरा सोसाइटी के सभी श्रोताओं को, सभी सदस्यों को जी, मेरा मीटिंग नहीं नमस्कार। आया ना। डन एक स्पीकिंग। थोड़े गैप के बाद जो है हम दोबारा जुड़े हैं, इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि पुरानी कड़ी जहां हमने छोड़ी थी वहीं से उसे थोड़ा सा याद करते हुए जो है अपनी बात आगे शुरू करें। हमने ये देखा था कि मोटे तौर पे जो कुछ बातें हैं जो ध्यान में रखिएगा ये पूरा इस किस्से को समझने के लिए, कि 47 अक्टूबर में एक्सेशन हुआ, लेकिन जो है उसके आगे जो कदम उठाए जा रहे थे वो नहीं हुए। उसका एक कारण तो भारत पाकिस्तान का युद्ध था। दूसरा कारण यह भी था कि जो विलय का मामला है, एक्सेशन का मामला है, वो यूनाइटेड नेशंस में दिया जा चुका था। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो है उसमें सिर्फ जो है तीन बातें जो है हर राज्य ने जो है वो सेंटर को दी थी: फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस और कम्युनिकेशंस। बाकी सारे अधिकार जो है उन स्टेट्स के पास थे। जहां जहां सामान्य हालात थे वहां तो कोई दिक्कत नहीं हुई। थोड़ा वक्त के साथ जो है राजा के साथ बातचीत करके जो है वहां के जो जो भी लेजिस्लेटिव असेंबली जैसी भी थी उसकी सलाह मशवरे के साथ उन लोगों ने ये डिसाइड कर दिया कि भाई हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो केंद्र के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ विलय करते हैं। उन सब का ये रेजोल्यूशन था। जेएनके का ये रेजोल्यूशन नहीं हो सकता था। उसका रीजन ये कि एक तो ये मामला जो है यूनाइटेड नेशंस में चला गया था। दूसरा, इस बात को आगे बढ़ाने के लिए कि कैसे विलय की प्रक्रिया कैसे आगे चले, उस उसके लिए जो है महाराजा पर ये दबाव डाला गया था कि आप जो है पॉपुलर गवर्नमेंट जो है उसकी स्थापना करिए। पॉपुलर गवर्नमेंट से उनका मतलब जो है वो शेख अब्दुल्ला था कि उस समय का लीडर जो है, लोगों का लीडर जो है, कश्मीरी अवाम का लीडर जो है वो शेख अब्दुल्ला था। इसमें किसी को कोई जो है शंका नहीं होनी चाहिए, उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है। जम्मू कश्मीर का वो लीडर नहीं था, लेकिन कश्मीर का लीडर जो है वो निश्चित रूप से वो था। तो जो है 5 मार्च 1948 को महाराजा हरि सिंह ने एक जो है प्रोक्लेमेशन, घोषणा जो है की। उस घोषणा के मुताबिक उन्होंने शेख अब्दुल्ला को प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया। प्राइम मिनिस्टर नियुक्त करने के साथ जो है उस पर कुछ जो है दायित्व सौंपे गए थे कि वे एक तो अपनी कैबिनेट का गठन करेंगे, यानी कि अब एडमिनिस्ट्रेशन नहीं थी, एडमिनिस्ट्रेशन की जगह एक बकायदा कैबिनेट बनेगी। कैबिनेट जो है उसकी ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। अब इस बात को याद रखिएगा क्योंकि बाद में ये जो है मुद्दा उठेगा। ये मुद्दा बड़ा महत्वपूर्ण साबित होगा कि जो प्रोक्लेमेशन थी, जिस प्रोक्लेमेशन के तहत शेख अब्दुल्ला को प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया गया, उनकी एक कैबिनेट बनी। उसमें एक शर्त ये थी कि कैबिनेट की ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, संयुक्त जिम्मेवारी होगी जो भी वो काम करते हैं, ये तय हो गया। दूसरी जो है बात उन्होंने ये लिखी कि आपको जो है इलेक्शन करवानी है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए। एडल्ट सफरेज के माध्यम से जो है आप चुनाव करवाइए, प्रतिनिधि चुनिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, और वहां बैठ के जो है आप एक नया कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसका आप गठन करें। नया कॉन्स्टिट्यूशन गठन करना इनके सबसे महत्वपूर्ण काम जो शेख अब्दुल्ला को सौंपा गया था वो ये था: कन्वीनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड देन ड्राफ्टिंग अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। साथ में एक और चीज लिखी, वो भी कृपया याद रखिएगा, बाद में जो है उस मुद्दे पर हम दोबारा लौटेंगे जब किसी अन्य जो है मामले में ये बात उठेगी।
कि उसमें जो है ये भी था कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट बना लेगी तो वह ड्राफ्ट जो है महाराजा के पास आएगा उनके हस्ताक्षर के लिए, उनकी सहमति के लिए उनके पास आएगा। ये फिलहाल आज के आर्टिकल 370 के संदर्भ में ये दोनों बातें महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जो है शेख अब्दुल्ला की जब डिसमिसल होती है तो उसमें जो है ये दोनों बातें बड़ी इंपॉर्टेंट आती हैं, जब इन कॉन्स्टिट्यूशन का गठन होने लगता है और उनका डिसमिसल होता है। एक का संबंध डिसमिसल से है, दूसरे का संबंध जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के गठन के साथ है। तो बहरहाल ये तय हो गया, लेकिन जो है कुछ हुआ नहीं। यानी कि शेख अब्दुल्ला जो है अपना प्रशासन चलाते रहे, राज वो करते रहे, अपनी पकड़ जो है वो है मजबूत करते रहे, लेकिन जो दायित्व उनको सौंपा गया था कि आप जल्दी से जल्दी जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन करिए, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वह नहीं, उसके लिए चुनाव नहीं हुए, वो नहीं बनी और इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन बनने में भी देरी हुई। 48 जो है इस तरह पूरा निकल गया। 1949 की शुरुआत जो है वो सीज फायर से होती है। भारत और पाकिस्तान का युद्ध विराम हुआ। अब जो है युद्ध विराम के बाद जो है ना दोबारा नजर पड़ती है कि जो है जो मेन काम है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के गठन का, उसकी तरफ जाते हैं। दिल्ली में जो भारतीय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वह जोरों शोरों से जो है ये काम कर रही थी, सभी लोग लगे हुए थे। और इधर जो है स्टेट में अभी कुछ तय नहीं हुआ था, लेकिन मार्च 48 में ही जवाहरलाल नेहरू ने शेख अब्दुल्ला को एक लेटर लिखा, कुछ बातें उसमें स्पष्ट की उन्होंने। वो बातें ये थी कि जो है नया कॉन्स्टिट्यूशन बनना है, तो ये क्या हमारे जो है आपस में संबंध क्या होंगे। संबंध जो है वो 5 मुद्दे थे जिनके बारे में जो है उन्होंने अपना मत जो है बड़ा स्पष्ट किया। पहला मुद्दा तो ये था कि फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द स्टेट। दूसरा मुद्दा ये था कि ये जो है किस प्रकार जो है मोनार्की और कॉन्स्टिट्यूशन ये दोनों हो सकते हैं एक साथ कि नहीं हो सकते। जब रिपब्लिक बनेगा तो रिपब्लिक में कोई स्टेट जो है वो मोनार्किकल हो सकती है, वहां पर राजा हो सकता है, ये मुद्दा भी तय करना है। तीसरा ये भी तय करना है कि जो स्टेट के लोग हैं उनको क्या ये अधिकार होगा कि वो भारत में सेना में नौकरी कर सके, क्योंकि स्टेट का विलय तो हुआ नहीं, फुल सिटीजन तो वो है नहीं भारत के। तो फिर भारत की सेना में जो है वह किस प्रकार जो है वो नौकरी करेंगे। ये 2 बातें एक तो बड़ी महत्वपूर्ण थी। तीसरा जो है इनका संबंध आपस में जो है स्टेट का वो कैसा होगा। तो नेहरू ने बड़ा स्पष्ट किया, मोटी बातें, कि जहां तक जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो सैद्धांतिक तौर पर वचन दे चुकी है कि सभी राज्यों को, सभी जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उनको ये अधिकार है कि वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएं। लेकिन बाकियों ने अगर उस अधिकार का प्रयोग नहीं किया तो इसका ये मतलब नहीं है कि जो है जेएंडके को वो अधिकार नहीं दिया जाएगा। जेएंडके को अधिकार है, उन्होंने स्वीकार किया इस बात को कि हमने जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो है ये वचन दिया है कि ये अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं। उसमें मोनार्की जो है वह भी हो सकती है। जवाहरलाल नेहरू ने कहा मुझे भी कोई एतराज नहीं है, हालांकि सबसे बड़ा रिपब्लिकन जो है उस समय का वो जवाहरलाल नेहरू थे, लेकिन उन्होंने भी ये बात स्वीकार की कि भाई मुझे कोई एतराज नहीं है, भारत को भी कोई एतराज नहीं है अगर एक देश में 2 किस्म के विधान बनते हैं, एक रिपब्लिकन और उस रिपब्लिक में ही एक जो है मोनार्किकल स्टेट आती है। तीसरा फौज का मामला था
कि नौकरी करने का अधिकार है। चौथा ये कि जो है ये सेना के साथ जो है संबंध क्या होगा, ये जो स्टेट फोर्सेस है उनका भारत के साथ क्या संबंध। तो स्टेट फोर्सेस जो है वो भी उन्होंने स्पष्ट किया कि इसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है, वो भारत के पास है। तो सेना जो है वो काम करेगी, राज्य की सेना जो है वो अपनी आइडेंटिटी बना के रहेगी, लेकिन उसकी आइडेंटिटी पर जो है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होगा। अब ये बातें तय हो गई और कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके बाद फिर भी अड़चन रही, यानी कि ये मार्च 48 की बात है, उसके बाद आगे कोई जो है वो प्रगति नहीं हुई। 49 आया, 49 में जैसे सीज फायर हुआ, सीज फायर के साथ ही जो है जितने भी कैबिनेट के मिनिस्टर थे सभी ने जो है वो मेमोरेंडम दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, भाई महाराजा को यहाँ से हटाया जाए, नहीं तो हम लोग जो है ये प्लेबिसिट जो है वो नहीं जीत सकते। तो महाराजा को जो है फिर हटाने की बात चली। जब महाराजा को हटाने की बात चल रही थी, अब दिल्ली में ये सबको पता है कि महाराजा को हटाया जाना है। अगर किसी को नहीं पता था तो महाराजा को ही नहीं पता था कि उन्हें हटाया जाना है। ये कैसे समझ में आता है, क्योंकि मई में ही उनके हटने से पहले ही पार्लियामेंट में इस मुद्दे पर बात हो रही थी कि अभी तक जो है कोई JNK का रिप्रेजेंटेटिव जो है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में नहीं आया। हर राज्य के जो है रिप्रेजेंटेटिव्स जो है वो असेंबली में बैठे हुए हैं। नया कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है, सबको अधिकार है और नैतिक तौर पे भी सबका होना बड़ा जरूरी है, उनकी राय आनी बड़ा जरूरी है कि किस प्रकार का नया कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बनना चाहिए और वो कैसे जो है बने, इसके बारे में भी कम से कम अपनी राय प्रकट करने का अधिकार जो है वो तो सभी को है। तो ये जो है मुद्दा जो है वहां उठा कि अभी तक जो है ये इनके नुमाइंदे आए नहीं। और फिर एक जो है MP ने उन्होंने कहा कि भाई सुना तो ये जा रहा है कि महाराजा जाने वाले हैं यहां से, और अगर वो जाने वाले हैं तो उन्होंने आशा व्यक्त की कि वो जाने से पहले जो नुमाइंदे उन्होंने भेजने हैं उनके नाम जो है वो भेज देंगे, उन्हें नॉमिनेट कर देंगे। दूसरे शब्दों में दिल्ली में अफवाहें थी, महाराजा को पता नहीं था, लेकिन जो है 5 जो है वो भेजे गए। उनमें से 4 जो है वो कश्मीर के थे, सिर्फ एक जो है वो जम्मू रीजन से थे, पुंछ रियासी के आसपास के थे वो बैगड़ा जी। और बैगड़ा जी का सच में बताता हूं कि मैंने बहुत कुछ जो है जानने की कोशिश की, पढ़ने की कोशिश की, उस पीरियड की हिस्ट्री जो है कि उसमें कुछ उनका कुछ और रोल भी मुझे मिले, और कोई जम्मू में उनको जानने वाला हो जो कुछ बात उनके बारे में कर सके तो मुझे कोई नजर नहीं आया था। सिर्फ जो है एक डॉक्टर वर्षा गुप्ता जो है उनसे बात करते हुए उनके परिवार के साथ उनका कोई संबंध था, मित्र थे, तो उनको पता था। अदरवाइज मेरी नॉलेज में जो है कोई जम्मू का आदमी नहीं आया जो मुझे बता सके कि वो बैगड़ा जी ये थे। उसके बाद मैंने देखा नेट वेट में मिल जाता थोड़ा बहुत कि उनका भी जो है योगदान था संघर्ष में, कि राजा राजतंत्र के खिलाफ जो है उन्होंने भी अपनी आवाजें उठाई थी। तो बैगड़ा जी थे, 4 आदमी जो है कश्मीर के थे, यानी कि सही मायने में जो जम्मू की आवाज है वो जम्मू की आवाज जो है वो कोई भी नहीं, वो सारी नेशनल कॉन्फ्रेंस की आवाजें जो है 5 आदमी वहां पहुंचे। अब इन्होंने जो है कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाना है तो उसमें कुछ बातें तय करनी थी कि इनका अलग कॉन्स्टिट्यूशन बनना है, लेकिन अलग कॉन्स्टिट्यूशन बनना है तो फिर जो है रिश्ता क्या होगा JNK के साथ। रिश्ता जो है लीगली आप कैसे निर्धारित करोगे कि ये हमारा संवैधानिक रिश्ता भी है।
उसके लिए एक चीज जो है वो नेहरू ने भी स्पष्ट कर दी कि ये जैसा मुद्दा चल रहा है, मामला चल रहा है, सिक्योरिटी काउंसिल में लटका हुआ है, और जेएनके के जो प्रधानमंत्री जो है वो इस बात पर जिद कर रहे हैं कि ये मामला जो है इसका क्या संबंध होगा जेएनके का कॉन्स्टिट्यूशनली, वो फैसला जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही करेगी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अलावा वो खुद नहीं वो फैसला करेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो करेगी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो अभी बनी नहीं, अभी तक उसका कोई जिक्र ही नहीं हुआ। 49 के मई तक जो है ना, किसी को आता पता नहीं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनानी है। शेख अब्दुल्ला ने ये भी घोषणा कर दी कि भाई लैंड रिफॉर्म्स होंगे और बिना किसी मुआवजे के जो है जमीनें जो है लोगों की ले ली जाएंगी। लेकिन कोई कानून हो, कोई संविधान हो, जिस संविधान के किसी आर्टिकल के तहत, किसी धारा के तहत जो है इस प्रकार के रेवोल्यूशनरी स्टेप्स उठाए जा रहे हों, ये कहीं भी नहीं था। तो अब ये जो है रिश्ता जो है वो कैसे बनाया जाए। नेहरू ने जो है सरदार पटेल से राय ली और ये इस नतीजे पे पहुंचे कि एक कोई जो है स्पेशल प्रोविजन हमें बनाना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन में, एक स्पेशल प्रोविजन जिसके द्वारा जो है हम ये एक संवैधानिक रिश्ता जो है स्टेट के साथ जोड़ सकते हैं। अब आर्टिकल 370 की ये बुनियाद है कि संवैधानिक रिश्ता जोड़ना जरूरी है, क्योंकि और बहुत से जो है मामले अटके हुए हैं, जैसे नागरिकता, सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, ये ढेरों और मामले हैं जो कॉमन होने चाहिए, जिनमें कोई हर्ज नहीं, फंडामेंटल राइट्स। तो ये कौन निर्धारित करे, कैसे निर्धारित करें, और ये कैसे हो सकता है कि जेएनके का एक आदमी जो है वहां अलग किस्म के जो है अधिकार जो है उनका प्रयोग करे, और जब लखनपुर से इधर आ जाता है तो उसके अधिकार जो है वो अलग हो जाते हैं। तो ये बड़ा जो है पेचीदा सा मामला था। उसको जो है वाया मीडिया इन्होंने निकाला कि एक ऐसा प्रोविजन किया जाए जिसके थ्रू जो है हम जो भी संविधान के आर्टिकल हैं उनको स्टेट में लागू कर सके। लेकिन स्टेट अपना अधिकार क्यों देगी? जब स्टेट के पास पूरा अधिकार है अपनी स्टेट पे, तो वो जो है उस अधिकार को दूसरे को प्रयोग करने के लिए क्यों देगी? तो उसका वाया मीडिया निकाला गया कि भाई ये जो है ऐसा करते हैं कि जो भी कानून लागू करना है वो कानून जो है विद द कॉन्करेंस ऑफ द स्टेट होगा, विद द कॉन्करेंस ऑफ द स्टेट असेंबली, स्टेट लेजिस्लेचर। अब स्टेट लेजिस्लेचर अभी तो नहीं है, लेकिन भविष्य की बात है कि जब भी बनेगा तो जो भी कानून जो है, जो भी आर्टिकल भारतीय संविधान का है, उसे अगर स्टेट पर लागू करना है तो थ्रू जो है आर्टिकल 370 वो लागू होगा। लेकिन ये छोटी सी बात जो है इसके लिए भी जो बड़ा लड़ाई झगड़ा हुआ, यानी बड़ा जो है लगता है उस झगड़े को देखकर कि ये शायद पहले से तयशुदा था कि हमने जो है अपने लिए एक अलग एजेंडा जो है वो तैयार करना है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि बड़ी मामूली सी बात थी, लेकिन जब ये आर्टिकल बन रहा था उस समय ये आर्टिकल 370 नहीं था, उस समय ये आर्टिकल जो है 306A था। 306 जो है वो आर्टिकल था जो ये स्टेट्स जो हैं, प्रिंसली स्टेट्स, उनके साथ डील करता था। और आर्टिकल 306A वो इसलिए कहलाया कि ये एक नया आर्टिकल उन्होंने उसके साथ जोड़ा जो स्टेट के लिए एक स्पेशल प्रोविजन जो है वो बना रहा है। तो उसमें जब इन्होंने ड्राफ्ट किया तो यहां मैं एक चीज जो है और बड़ा स्पष्ट कर देना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सी भ्रांतियां होती हैं, बड़ी गलतफहमियां हैं, बहुत से प्रोपेगेंडे जो है पिछले कई दशकों से होते आए हैं। वो ये है कि आर्टिकल 370 जो है वो
जो है बिना किसी के साथ बातचीत किए जो है वो लागू हो गया। अब पूरा संविधान जो है वो कैसे बना? अब 300 से ऊपर लोग जो है वो एक एक आर्टिकल हर आदमी अगर बोलने लगेगा तब तो संविधान नहीं बन सकता। पाकिस्तान से संविधान जो है 1954 तक नहीं बना था। हमने जो है 47 में वो प्रक्रिया शुरू की और 49 के एंड तक जो है हमने अपना ड्राफ्टिंग पूरा कर ली थी और 26 जनवरी 1950 में जो है उसे लागू कर दिया। पाकिस्तान से नहीं हुआ। हमारे यहाँ इसलिए हुआ कि हमने ये जो है हर आर्टिकल के लिए या हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग कमेटीज बना दी। किसी एक आदमी ने, एक कमेटी ने ये काम नहीं किया। उनकी कोऑर्डिनेशन डॉक्टर अंबेडकर ने की और डॉक्टर अंबेडकर के भी जो सहायक थे वो थे एक राव, मिस्टर राव। राव जो है वो जेएनके के भी जो है प्रधानमंत्री रह चुके थे, बल्कि सही मायने में जो है बड़ा तकनीकी सहायता जो है वो राव साहब की इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। एक आदमी के बस का काम नहीं था, ये पूरी टीम चाहिए होती है। तो हर जो है आर्टिकल के लिए अलग अलग कमेटियां बनाई गई और जेएनके के लिए भी कमेटी बनी। जेएनके की कमेटी में जो है पंडित नेहरू थे, सरदार पटेल थे, आयंगर थे और उसके अलावा और भी बड़े गणमान्य लोग जो है जो कानून जानते थे और जो है जिनका बड़ा योगदान रहा है इंडिया की हिस्ट्री में, वो भी उसमें शामिल थे। हर एक बात जो है वो ड्राफ्टिंग जो है कमेटी रूम में बैठ के वो उसका फैसला करते थे, निर्णय लेते थे। और जब किसी भी आर्टिकल पर जो ड्राफ्टिंग कमेटी है वो एक मत हो जाती थी, तब उस आर्टिकल को जो है वो प्रेजेंट किया जाता था पार्लियामेंट, लेजिस्लेटिव असेंबली में, सॉरी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उसके बाद उस पर जो है बहस होती थी। उसके बाद किसी ने कोई अमेंडमेंट लानी है तो वो ला सकते हैं। जब वो मूव किया एक बार तो उसके अमेंडमेंट उसके बाद ही आएगी। तो वो अमेंडमेंट हो, उस पर बातचीत आप करो। वीरेंद्र शर्मा जी बैठे हुए हैं, मुझसे बेहतर वो जानते हैं कि कैसे ये चीजें ये बनती हैं। तो यहाँ भी यही था। इसी तरीके से जो है आर्टिकल 370 जो है उसको भी डिस्कस किया, ड्राफ्टिंग कमेटी ने डिस्कस किया। डिस्कस हो जाने के बाद फिर जो है इसे जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो है प्रेजेंट किया गया। अब वहां क्या हुआ वो एक अलग नाटक है, वो बाद का नाटक है। लेकिन उसके पहले का नाटक ये है कि उसमें जो है जब ये बात आई कि 306A कैसे लागू होगा, या मैं 370 यूज करता हूं क्योंकि वो दिमाग में बैठा हुआ है। तो 370 जो है वो कैसे लागू होगा, उसमें ये था कि किस सरकार से जो है ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है राय लेगा। क्योंकि वर्डिंग उसमें ये थे कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मे अप्लाई एनी आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन in concurrence with so and so, with the government of Jammu and Kashmir appointed by the Maharaja, at the time recognized by the President of India. लेकिन इसमें जो है शेख अब्दुल्ला ने जो है ऑल्ट्रेशन करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ये नहीं कि जो है गवर्नमेंट ऑफ JNK, it should be the government appointed by the Maharaja under the proclamation of 5th March 1948. अब इस वर्डिंग का मतलब ये हो जाता है, जो थोड़ा बहुत कानून समझते हैं वो अगर ध्यान दें इसकी वर्डिंग पर, कि जो है द गवर्नमेंट अपॉइंटेड बाय द महाराजा अंडर द प्रोक्लेमेशन ऑफ 5th मार्च 1948, कि उस दिन जो सरकार बनी, यानी कि शेख अब्दुल्ला की जो सरकार बनी, उसकी रजामंदी के साथ जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कोई ना कोई जो है चेंज ला सकता है। अब इसमें नेचुरली सवाल ये उठता है कि जब शेख अब्दुल्ला नहीं होंगे
तब क्या कोई भी आर्टिकल, नया आर्टिकल या नया प्रोविजन जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वो लागू नहीं हो सकता स्टेट में? तो आयंगर ने सरदार पटेल से जो है वो सलाह मशवरा करके इसके वर्डिंग थोड़ा चेंज किए। अब पंडित नेहरू इन दिनों यहां नहीं थे। पंडित नेहरू जो है वो सिक्योरिटी काउंसिल में गए हुए थे, तो उनकी एब्सेंस में ये जिम्मेवारी इन दो की थी, सरदार पटेल और आयंगर की, कि किसी तरीके से जो है इनको अपने साथ मिला के जो है इसको पास करवाओ। इन्होंने जो है मिल के बातचीत करके, यानी कि अगर सरदार पटेल और आयंगर के जो पत्र उन्होंने लिखे हुए हैं उनको माना जाए और कोई वजह नहीं कि उनको ना माना जाए, तो उनसे बड़ा स्पष्ट हो जाता है कि इन्होंने शेख अब्दुल्ला और उनके साथियों के साथ बैठ के नेहरू की प्रेजेंस में ये सारी चीजें डिस्कस की थी कि ऐसे ऐसे होगा। अब नेहरू यहां नहीं है और शेख अब्दुल्ला ने जो है उसने कहा कि नहीं, मेरे जो है साथी जो है वो ये नहीं मानते, हमारे जो है इंटरेस्ट जो है वो सफर कर रहे हैं। तो इसमें ये प्रोविजन होना चाहिए कि शेख अब्दुल्ला की सरकार जो 5 मार्च 1948 में प्रोक्लेमेशन के तहत महाराजा ने नियुक्त की थी। अब ये ना तो पटेल को मंजूर था और फॉर ए चेंज आयंगर को भी जो है मंजूर नहीं था, वो भी इससे ज्यादा समझौता करने के लिए तैयार नहीं। तो उन्होंने जो है इसमें जो तब्दीली लानी थी कि द गवर्नमेंट अपॉइंटेड ऑन जो है 5 मार्च, उसकी जगह उन्होंने वर्डिंग चेंज कर दी, द गवर्नमेंट एट द टाइम। एट द टाइम मतलब यानी फ्यूचर की सभी गवर्नमेंट्स आ जाती हैं कि जब भी प्रेसिडेंट ने कोई भी आर्टिकल जो है स्टेट में लागू करना है, तो उस समय जो भी सरकार जो है J&K में होगी उसके साथ सलाह मशवरा करके उस आर्टिकल को लागू किया जा सकता है। अब ये जो है, ये जिस दिन प्रेजेंट होना था ये आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, उसके एक दिन पहले शाम तक ये डिस्कशन होती रही। दूसरे दिन सुबह भी जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जा रहे थे तब भी जो है आयंगर की शेख अब्दुल्ला और मिर्जा अफजल बेग इनसे बातचीत हुई और आयंगर ने उनको समझाने की कोशिश की कि ऐसा है, इसलिए ये फर्क हो जाता है, तो इसलिए इसको चेंज करना जो है बड़ा जरूरी है। लेकिन शेख अब्दुल्ला जो है कुछ बड़े खुश नजर नहीं आए। इस बीच में जो है ये आर्टिकल जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सभापति महोदय ने उन्होंने प्रेजेंट कर दी, उन्होंने पुकार लगा दी कि ये आर्टिकल ये है। अब उसमें 2 जो है अमेंडमेंट दी गई थी। एक अमेंडमेंट तो आयंगर की थी जिसमें उन्होंने फॉर द टाइम बीइंग ऐड किया था, और दूसरी अमेंडमेंट जो है वो शेख अब्दुल्ला ने भी दी हुई थी। लेकिन शेख अब्दुल्ला ने एक दिन पहले शाम को जो है जब इनके साथ रजामंदी हो गई तो उन्होंने अपनी अमेंडमेंट जो है विड्रॉ कर दी। सुबह जो है वो मुकर गए कि नहीं, हमें तो वही चाहिए जो ओरिजिनली था कि फंडामेंटल राइट्स हमारे अपने होंगे, उसमें जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो है कोई भी दखलंदाजी जो है फंडामेंटल राइट्स में भी नहीं होगी। अब ये तो जो है आयंगर जैसे भले आदमी जो है उसके बस में भी नहीं था कि वो इस चीज को एक्सेप्ट करता। अब वहां जो है टेबल पर जो है ये बिल जो है वो आ गया, ये आर्टिकल आ गया, और आयंगर ने अपनी अमेंडमेंट जो थी वो उन्होंने अपनी अमेंडमेंट मूव कर दी। वो अमेंडमेंट जब मूव हो गई, जिन्होंने कुछ बोलना था सपोर्ट में वो बोले। अब ये उम्मीद थी कि शेख अब्दुल्ला या उनका कोई नुमाइंदा, इतना महत्वपूर्ण विषय है, इतना इंपॉर्टेंट विषय है, इस पर कुछ ना कुछ तो वो बोलेंगे, अपनी राय देंगे। वो वेट करते रहे। ये रिकॉर्डेड है कि जो है सभापति जो है वो कोई 1-2 मिनट तक उन्होंने इंतजार किया
कि शेख अब्दुल्ला जो है या तो प्रोटेस्ट करें या कुछ बोलना है तो बोलें, अगर कोई जो है अमेंडमेंट लानी है तो लास्ट मोमेंट में भी वो अमेंडमेंट ला सकते हैं। लेकिन 2 मिनट तक जो है ये बैठे हुए हैं वहां पर, लेकिन बोले नहीं। जब बैठे हुए हैं नहीं बोले और बाकी लोगों ने जो है अपनी सहमति बता दी, जता दी कि सबको मंजूर है, वो आर्टिकल जो है वो पास हो गया। अब पास हो गया तो ये जो है ये घर गए शेख अब्दुल्ला और उन्होंने जो है बड़ा नेस्टी लेटर जो है वो एंगर को लिखा और ये धमकी दी कि जो है हम जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से जो है अपने नुमाइंदे विड्रॉ करते हैं। और ये बात तो गंभीर थी, एक जो है स्कैंडल बनने वाली बात थी अगर वो विड्रॉ करते। एंकर ने उनको समझाने की कोशिश की, इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो हम जो है वो नॉट पॉसिबल फॉर अस, वी कैन नॉट बिट्रे आवर ओन पीपल। अब ये परेशान इन्होंने सरदार पटेल से भी कहा। सरदार पटेल ने बोला कि भाई मैं जो है इस मामले में और कोई दखल देने के लिए तैयार नहीं। ये आदमी जो है ना इंडिया का सगा है, ना नेहरू का सगा है, ना तुम्हारा सगा है। ये हमारे सामने जो है कुछ बात मानता है और जब चला जाता है तो वहां जाके जो है पलट जाता है। इसकी जुबान का कोई भरोसा नहीं। तो ही इज नॉट गोइंग टू डील विद हिम। उन्होंने अपने हाथ झाड़ लिए। बहरहाल आर्टिकल 370 जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बन गया। अब ये जब कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बन गया तो दिक्कतें और भी बहुत सारी थी। उनमें सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो सिटीजनशिप वाली थी। अब सिटीजनशिप जो है वो बड़ा कॉम्प्लेक्स मामला था। सभी प्रिंसली स्टेट्स एक्सेशन के पहले, सभी प्रिंसली स्टेट जो हैं उनका जो है वो इंडिया के सिटीजन नहीं होते थे उनके लोग, और वो सिटीजन भी नहीं होते थे, सब स्टेट सब्जेक्ट्स होते थे अपने अपने राजा के, अपने अपनी रियासत के। दे वुड बी द सब्जेक्ट्स ऑफ देयर ओन स्टेट्स। सब्जेक्ट्स को वही अधिकार मिलते हैं जो राजा अपनी खुशी से देता है। उसे कोई संवैधानिक अधिकार जो है कि नेचुरल राइट है, ये मेरा अधिकार है, वो नहीं होता। अब ये जब भी ये जो है स्टेट सब्जेक्ट्स अलग अलग प्रिंसली राज्यों के इंक्लूडिंग JNK, ये जब भी इंडिया, ब्रिटिश इंडिया में जाते थे तो दे वर कॉल्ड द प्रोटेक्टेड सब्जेक्ट्स ऑफ द क्राउन। क्राउन की प्रोटेक्शन में उनको जो सिटीजन को राइट मिलने चाहिए, जो उनके अपने सिटीजन को मिलते हैं क्राउन के डायरेक्ट कंट्रोल में जो है, वही राइट जो है वो क्राउन उनको देता है। लेकिन 47 के बाद तो ये प्रोविजन खत्म हो गया, क्राउन चला गया। अब इसको लीगल जो है वो कोई शेप देनी है। अब ये वजह है कि जो है जो मेरी उम्र के लोग हैं उनको हल्का हल्का याद होगा कि परमिट सिस्टम होता था। परमिट लेके जो है स्टेट में कोई एंटर करता था, और जब स्टेट से बाहर निकलना होता है तब भी उसके जो है सामान की तलाशी होती थी। बहुत सारी चीजें जो है वो प्रोहिबिटेड होती थी कि आप वहां से बाहर नहीं ले जा सकते। जैसे दो बड़ी इंपॉर्टेंट, तीन बल्कि इंपॉर्टेंट चीजें, चावल, राजमा और देसी घी। बल्कि डालडा घी जो है वो स्टेट में मेरे ख्याल 57 या 58 में उसकी एंट्री हुई। डालडा घी जो है वो स्टेट में नहीं होता था। तो ये अब हमारे यहाँ ये दिक्कत आ गई कि हमारे जो है ये कैसे, इनको सिटीजनशिप राइट कैसे मिले, जब इंडिया जाएं तो किस हैसियत से जाएं। तो इनको वही जो है ना प्रोविजन जो था उसको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन की गई उसमें, उसको मॉडिफाई करके ये किया कि द स्टेट सब्जेक्ट्स अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप एक्ट,
लेकिन ये कोई बड़ी सेटिस्फैक्टरी जो है वो बात नहीं थी। अब उनके जो है जो परमानेंट रेजिडेंट्स हैं उनके कुछ राइट्स हैं वो भी प्रोटेक्ट करने हैं। अब ये तो वर्ल्ड ओवर एक चीज जो है एक्सेप्टेड है कि कुछ खास किस्म के लोग होते हैं, कौमें होती हैं, कम्युनिटीज होती हैं जिनको प्रोटेक्ट करना पड़ता है, either because of their backwardness or because of their special place in nature। सभी प्रोटेक्शन देते हैं। जेएन को भी प्रोटेक्शन चाहिए थी। उस प्रोटेक्शन की वजह से ही जो है 1927 में स्टेट सब्जेक्ट का कानून बनाया गया था। लेकिन स्टेट सब्जेक्ट का कानून जो है वो तो अब बदलना चाहिए। इंडिया एक रिपब्लिक है और कब तक जो है वो इनको स्टेट सब्जेक्ट ट्रीट करेंगे। तो 1952 का जो शेख अब्दुल्ले के साथ समझौता है वो इन मुद्दों को लेके था। नंबर 1, फंडामेंटल राइट्स, कि जो फंडामेंटल राइट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है वही फंडामेंटल राइट्स जो है स्टेट के नागरिकों को भी मिलने चाहिए। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट। स्टेट में जो है वो जुडिशियल बोर्ड होता था। महाराजा के टाइम से ये चल रहा था। महाराजा कभी कोई अपना जो है केस खुद नहीं सुनते थे। वहां हाईएस्ट अथॉरिटी जो है वो जुडिशियल बोर्ड होता था, जिसको आप हाई कोर्ट कह लीजिए या सुप्रीम कोर्ट कह लीजिए स्टेट का। और वो जो फैसला करता था महाराजा जो है उस पर दस्तखत करते थे, वो चाहे जो है क्रिमिनल केस हो या सिविल केस हो। सुप्रीम कोर्ट का जो है उसके दायरे में भी आना चाहिए। अदरवाइज जो है हाउ डू यू प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट तो प्रोटेक्ट ही तभी होते हैं जब सुप्रीम कोर्ट का दखल जो है हर जगह हो, उस स्टेट में भी हो, तभी वो फैसला करेगा कि किसका फंडामेंटल राइट जो है वो वायलेट हुआ है। तो ये समझौता इनके साथ हुआ। ये 1952 के उसमें एग्रीमेंट में दिल्ली का जो एग्रीमेंट है, जो बहुत ही जो है बहस का भी एक मुद्दा बनता है। हर पार्टी जो है अपने तरीके से इंटरप्रेट करती है। जो कश्मीरी सेपरेटिस्ट हैं या मोस्ट ऑफ द कश्मीरी, तो वो ये बोलेंगे कि नहीं वो जो है इंडिया ने वायलेट किया है उसके एग्रीमेंट्स को। लेकिन वायलेट क्या किया? अगर सुप्रीम कोर्ट का के दायरे में स्टेट को लाना है, दैट इज नॉट वायलेशन। अगर फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो लागू करने हैं, दैट इज नॉट ए वायलेशन। अगर हम ये चाहते हैं कि वहां पर जो है कैग का भी रेट हो, इलेक्शन कमीशन का भी रेट हो, तो इसे भी किसी को कोई वायलेशन नहीं समझना चाहिए। These are perfectly legitimate acts of any republic which follows justice। और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो है वो ये था कि स्टेट फ्लैग और नेशनल फ्लैग। शेख अब्दुल्ला तब माने 52 में, 48 मार्च के वो बने हुए हैं प्रधानमंत्री। अक्टूबर 47 से लेकर मार्च 48 तक वो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के इंचार्ज थे। लेकिन जे&के में नेशनल फ्लैग जो है वो नहीं फहराया जाता था, स्टेट फ्लैग ही जो है वो फहराया जाता था। तो दिस वाज नॉट एक्सेप्टेबल। इस पे जो है लगातार जो है डॉक्टर करण सिंह का, युवराज यानी कि उस समय युवराज जो रीजेंट थे, उनका और शेख अब्दुल्ले का झगड़ा रहा। और जहां पर भी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का झगड़ा जो है, नेशनल फ्लैग जो है नहीं होना होता था, तो युवराज जो है वहां नहीं जाते थे। वो प्रोटेस्ट करते थे कि ये फ्लैग होना चाहिए। तो शेख अब्दुल्ला पहली बार उन्होंने माना द सुप्रीमेसी ऑफ द नेशनल फ्लैग। लेकिन साथ में पैरेलल जो है वो स्टेट फ्लैग भी रहेगा।
नेहरू ने भी इसको एक्सेप्ट कर लिया कि इसमें कोई हर्ज नहीं, क्योंकि एग्जाम्पल्स हैं, अमेरिका की एग्जाम्पल है, अमेरिका की बहुत सी स्टेट्स हैं जिनके अपने स्टेट फ्लैग्स हैं, अपार्ट फ्रॉम द स्टार एंड स्ट्राइप्स, उनका अपना अपना हर स्टेट का जो फ्लैग जो है वो भी लहराया जाता है। तो स्टेट फ्लैग लहराने से जो है कोई देश टूटता नहीं है, ये एक सैद्धांतिक सी बात है। वो नहीं कोई मानना चाहे तो वो अलग चीज है, आदमी ने झगड़ा ही करना, वो मुद्दा बड़ा स्ट्रांग है, बड़ा इमोशनल मुद्दा है कि जी वो स्टेट फ्लैग कहाँ से आ गया, दो झंडे कहाँ से आ गए। बहरहाल 1952 को उसमें जो है वो ये मान गए। अब इसमें साथ में ये भी हुआ कि अब जो है जो यहाँ के परमानेंट रेजिडेंट्स हैं उनके अधिकार जो हैं उनको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। तो उसकी प्रोटेक्शन का एक तरीका तो ये था कि आप जो है एक नया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ, वो एक लंबा प्रोसेस है। दूसरा ये कि जो आर्टिकल 370 ने अधिकार दिया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन अप्लाई और मॉडिफाई any article or law of India by a presidential order after the concurrence of the state legislature. ये इस बात को याद रखिए कि unless there is concurrence of the state legislature, no Indian law can be applicable to the state. तो ये भी तय हुआ कि ये जो आर्टिकल जो है नया आर्टिकल इसमें ऐड करते हैं 35A, जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू लागू किया जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट ने उसकी मंजूरी दे दी, एक देनी थी, दी नहीं उन्होंने एक्चुअली टेक्निकली शेख अब्दुल्ला ने, वो शेख अब्दुल्ला के जाने के बाद जो है ना फिर वो मंजूरी मिली 54 में, जब बख्शी गुलाम मोहम्मद जो है वो प्राइम मिनिस्टर बने। तो उसके तहत जो है ना ये अधिकार दिया गया कि जो है स्टेट जो है अपने परमानेंट रेजिडेंट्स के जो है राइट्स जो है उनको प्रोटेक्ट कर सकता है, लैंड के मामले में, नौकरी के मामले में एंड सर्टेन अदर प्रोविजंस। अब इसको जो है भी हमने जो है इसको क्या बोलते हैं कि राई का पहाड़ बनाना, वो बनाया है। इसमें एक प्रोविजन बड़ा क्लियर है कि विद द कॉन्करेंस ऑफ द लेजिस्लेचर, विद द कॉन्करेंस ऑफ द लेजिस्लेचर आप कोई भी कानून जो है वहां लागू कर सकते हैं, कोई भी ऑल्टरेशन कर सकते हैं। तो जो परमानेंट रेजिडेंट्स का राइट है उसमें भी अगर आपने कोई मॉडिफिकेशन करनी है, कोई एडिशन करनी है तो वो की जा सकती है, बशर्ते कि स्टेट असेंबली जो है वो अपनी सहमति जो है उसमें जताए। इसलिए मेरा हमेशा जो है बहुत से लोगों से बहस होती है कि ये इतना बड़ा, व्हाट वाज द बिग डील अबाउट इट। हमने कभी ये तो डिमांड किया नहीं कि भाई आपके अधिकार है, आप लड़कियों को जो है राइट्स दे दो। लड़कियों को अधिकार देना जो है वो स्टेट लेजिस्लेचर के कॉम्पिटेंस में है, वो कभी भी उसको बदल सकती है, लेकिन वो तो हमने कभी किया नहीं। जब सरकार के हिस्सा भी रहे तब भी हमने सरकार पे दबाव नहीं डाला, और दबाव तो डालना बड़ा दूर की बात है, कोई रेजोल्यूशन ही ले आते कि भाई ये जो है ऐसा है, इस कानून में थोड़ा तब्दीली की जाए, और जो लड़कियां हैं अगर स्टेट से बाहर वो शादी होती है तब भी उनके जो प्रॉपर्टी राइट्स, इनहेरिटेड राइट्स जो है वो प्रोटेक्ट होने चाहिए। दैट वी डिड नॉट डू एनीवे। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि ये सारा लीगली जो है ये प्रोटेक्शन जो है हमने जो है दोनों को दी, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट अपनी आज़ादी जो है वो उसमें खुश रहे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो करना चाहती है वो करे। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उसने किया, उसने जो है सुप्रीम कोर्ट भी लागू करवाया, वो स्टेट को कैग के अंदर भी जो है कंप्यूटर ऑडिटर जनरल जो है उसके नीचे भी लेके आए,
इलेक्शन कमीशन के दायरे में भी स्टेट को जो वो लाए, और भी बहुत सारे जो है कानून जो है उन्होंने लागू किए। लेकिन एक सेक्शन हमारा जो है हमेशा इससे बड़ा असंतुष्ट था। तो मौके पे मौके जो है वो हमेशा यही डिमांड होती थी, जब भी कुछ गड़बड़ हो तो पहली डिमांड यही होती थी कि जी ये 370 हटा दिया जाए। तो ये 64 में जो है रेजोल्यूशन आया नेहरू की डेथ के बाद पार्लियामेंट में कि इसको एब्रोगेट किया जाए। गुलजारी लाल नंदा जो है वो तब होम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने वो बहस जो है जो आई विल रेफर टू दिस बुक आर्टिकल 370 बाय एजे नूरानी, ए कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ दिस आर्टिकल। ये जो है इसमें उन्होंने डिबेट्स के हिस्से, पूरी डिबेट्स तो नहीं दी हुई, लेकिन डिबेट्स के हिस्से भी दिए हुए हैं। उन डिबेट्स में जो है काफी जो है बड़ी अच्छी बातें जो है, बड़े स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट जो है दोनों तरफ से आए। एंड में गुलजारीलाल नंदा ने एक चीज बोली कि भाई ये एक किसी ने बोला कि ये दीवार है इंडिया और इसके बीच, स्टेट के बीच इंटीग्रेशन के लिए। उन्होंने कहा कि भाई ये पहाड़ नहीं है, ये टनल है, ये ऐसा टनल है जिसके थ्रू जो है इंडिया जो है वो स्टेट के अंदर जा सकता है। इसके अलावा जो है एंड में उन्होंने कंक्लूड ये किया कि इसमें इस जो है आर्टिकल में कुछ नहीं बचा हुआ, दिस इज ए एम्प्टी शेल। ऊपर सिर्फ खोल है, अंदर जो कुछ है इसके वो हमने निकाल लिया हुआ। सारे राइट्स जो हैं वो हमारे पास आ गए हैं, हम जो लागू करना चाहते हैं वो लागू कर लेते हैं। तो इसको जो है इतना बड़ा हुआ मत बनाओ। खैर ये तो टेक्निकल बातें थी, बहस की बात थी, पार्लियामेंट्री और डेमोक्रेसी की बात है कि हर आदमी को अधिकार है, बात होती है, मीडिया से कवरेज मिलती है, सबको मिली, सबको मौका मिला अपनी बात कहने का। लेकिन वो जो है एब्रोगेशन का जो रेजोल्यूशन है दैट फेल as it was bound to fail because of the heavy majority of the Congress in the parliament. दो बार ये अटेम्प्ट हुई। नेहरू ने भी एक बार जो है अपनी मौत से पहले बोला कि दिस हैज बीन कंप्लीटली इरोडेड। अब ये जो है सिर्फ एक ऊपर जो है जीना सा, भारी पर्दा भी नहीं है, नकाब भी नहीं है, एक जीना सा जो है पर्दा है, मलमल का पर्दा है जिसमें आर पार सब दिखाई देता है। और उस पर्दे के साथ अगर कश्मीरी जो है वो खुश हैं तो उनको खुश रहने दो। क्यों उनमें जो है इनसिक्योरिटी बार बार हम क्रिएट करें कि भाई इसको हमने हटाना। जो हमने लागू करना था वो लागू कर लिया है। जब भी कोई जो है वाइज लीडर जो है केंद्र में होगा, सेंटर में होगा, वो जो है स्टेट का जो चीफ मिनिस्टर है उसको मना के जो है अपना जो भी कानून लागू करवाना है वो करवा सकता है। आफ्टर ऑल अटल बिहारी वाजपेयी जैसे आदमी भी जो है वो भी इस देश के प्रधानमंत्री रहे। उनके टाइम में कश्मीरी जो है वो दुखी नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने भी जो करवाना होता था वो लाड़ प्यार के साथ जो है, जो भी चुनी हुई सरकार होती थी वो, और मुफ्ती जैसा आदमी था उस समय, जिसको हम हार्ड लाइनर मानते हैं, जिसको हम सॉफ्ट सेपरेटिस्ट भी कहते हैं, उससे भी उन्होंने जो करवाना होता था वो करवा लेते थे। अब ये जो है I wonder, Lalit, can we go on or should I stop here? Because the other part of the abrogation, that will also take some time. So how long do you think if you move to the other part is going to take? Say about 15 minutes. I think we can do it. Okay.
अब ये जो है ये हालात रहे हैं. दिस इज द स्टेटस ऑफ आर्टिकल 370. नाउ BJP is one of those nationalist parties who, when they are stuck with an idea, it's very difficult for them to give it up. तो बीजेपी आज की नहीं, उसे दोष देने का कोई फायदा नहीं है. आज की नहीं, शुरू से ही जो है वो आर्टिकल 370 जो है उसके हटाने की वो मांग करते रहे हैं. अब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है, उनकी जो डेथ थी JNK में जो है इसी मुद्दे को लेके हुई कि वो जो है बिना रोक टोक के एंटर करेंगे, उनको परमिट वो नहीं लेंगे, परमिट बिना परमिट के आएंगे वो. तो वो एक जो है कांटा वो भी चुभा हुआ था. लेकिन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी वो आदमी है जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मौजूद थे जब ये आर्टिकल जो है वो पास हुआ है. तो कोई हिस्टोरियन जो है या एनी एनालिस्ट या जो कोई ऑब्जेक्टिवली इसको पूरे मुद्दे को और इसके जो है डिफरेंट शेड्स जो हैं उनको अगर समझना चाहता है तो इस चीज को भी जो है वो देखना पड़ता है कि आखिर क्या हुआ कि 49 में, अक्टूबर 49 में आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बैठ के आर्टिकल 370 को एक्सेप्ट कर लेते हो और उसके बाद उसका जो है कुछ समय के बाद जो है ना विरोध करते हो. कुछ तो वजह होगी. वजह जो भी हो, यानी कि ये जो है ये एक प्रेस्टीज इशू जो है बीजेपी का रहा, पहले जनसंघ का, उसके बाद जो है बीजेपी का. अब 2014 में जब ये सरकार बनी तो ऑब्वियसली वो NDA की सरकार थी, वो सही माने में जो है बीजेपी की सरकार नहीं थी. लेकिन जब 2019 में ये सरकार बनी तो वो जो है वो बीजेपी की सरकार सही माने में है. हालांकि उन्होंने NDA को बना के रखा, NDA के साथ बिगाड़ा नहीं, NDA का नाम चला, उनके जो है घटक के जो दूसरे पार्टी के लोग थे उनको अपने साथ लिया. लेकिन ये अब उनको ये मौका मिला. मौका भी क्यों मिला ये एक अलग विषय है, ये कभी मैं बाद में आऊंगा कि क्या क्या हालात आए, कैसे हालात बने कि बीजेपी भी मजबूर हो गया कि जो है ये कदम जो है उसे उठाना पड़ा. उसकी अपनी जस्टिफिकेशन है, ये नहीं कि एक तरफा बात नहीं है, ये दोनों तरफ की बात है. लेकिन मैं जो है जो आतंकवाद जब आया और उसके बाद क्या क्या हुआ उस पे आज जो है वो इररिलेवेंट होगा. उसको हटा के सिर्फ जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बात जो है वो हम करें. तो उसमें हम ये देखते हैं कि जब 2019 में आई सरकार तो ये नेचुरली इनको ये तय था कि ये अब जो है कुछ भी कर सकते हैं. ये परेशान भी बहुत थे क्योंकि जो सेपरेटिस्ट जो हैं वो काबू नहीं आ रहे थे. कश्मीर जो है वो दिन प्रतिदिन जो है हाथ से निकला जा रहा था. तो अपनी जो है समझ के मुताबिक उन्होंने जो करना था वो उन्होंने किया. अब वो ये किया कि इसको जो है उन्होंने हटाया. अब हटाया कैसे, ये बड़ी दिलचस्प बात है कि ये हटाया जो है वो आर्टिकल 370 के तहत ही हटाया. हटाने के लिए ये नहीं कि विडंबना है, इट इज वेरी आयरॉनिकल. दे हैड टू टेक रिकोर्स टू आर्टिकल 370 टू टेक द फर्स्ट स्टेप ऑफ रिमूविंग इट. 5 अगस्त 2019 को पहली अमेंडमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 में की गई, जिसके तहत जो है इसमें तब्दीली जो है JNK के कॉन्स्टिट्यूशन में भी वो तब्दीली जो है वो ला सकते थे. दूसरा जो है उसके बाद उन्होंने
इसको एब्रोगेट किया, तो आर्टिकल 370 वहां भी काम आया, जो रीऑर्गेनाइजेशन हुई वहां भी काम आया, क्योंकि आड़ ये ली गई थी कि पहले जो है वो गवर्नर रूल लागू किया गया, गवर्नर रूल लागू करने के साथ जो है ना असेंबली जो है वो उसे डिसॉल्व किया गया। अब नाउ देयर इज नो असेंबली। आर्टिकल 370 ये कहता है कि असेंबली जो है उसकी रजामंदी के साथ जो है वो कॉन्फ्रेंस के साथ ये काम होगा, असेंबली नहीं है। तो असेंबली का जो है वो राइट किसके पास है? असेंबली का राइट जो है वो भी गवर्नर के पास है। गवर्नर हु विल एक्सरसाइज दोज राइट्स थ्रू द होम मिनिस्टर, या होम मिनिस्टर विल एक्सरसाइज दोज राइट्स थ्रू द गवर्नर। अब इंडिया के पार्लियामेंट को व्हेन द स्टेट असेंबली इज डिसॉल्व्ड, then the Parliament of India is entitled, has the right to draw new laws on behalf of the state legislature. अब यहां पर जो है वो पार्लियामेंट आ गया, होम मिनिस्टर आ गए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, और गवर्नर आ गए। तीन एक्टर हैं जो तीनों मिलके जो है बड़े सफाई के साथ कानूनी तरीके से जो है इसको एब्रोगेट कर सकते हैं। तो ये इन्होंने ये किया। पहले तो जो है आर्टिकल 367 इसमें उन्होंने चेंज किया। 367 का चेंज इन्होंने ये किया कि द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसमें ये लिखा हुआ था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जे&के की, उसके जो है राय के साथ जो है ये आर्टिकल हटाया जा सकता है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जगह हटा के उन्होंने जो है लेजिस्लेटिव असेंबली किया। नाउ सिंस देयर इज नो लेजिस्लेटिव असेंबली, so which is the assembly which is competent to legislate on behalf of J&K? The Parliament of India. तब पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में उस राइट के तहत जो है इन्होंने वो अमेंडमेंट करने के बाद जो है वो ये राइट आ गया कि आप इस आर्टिकल जो है एब्रोगेट कर सकते। Otherwise, the right to abrogate Article 370 lay only with the Constituent Assembly, which has ceased to exist in 1957. लेकिन ये अमेंडमेंट के साथ जो है ना वो जो है असेंबली ही बन गई, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली समझ लो, क्योंकि पार्लियामेंट के पास आ गया, पार्लियामेंट अब जो मर्जी करे। इसी तरह रीऑर्गेनाइजेशन का भी इन्होंने ये किया। वो थोड़ा टिकलिश है, पता नहीं कि वो कितना कानूनी है कितना नहीं, जो जानकार हैं ओनली दे कैन से, लेकिन मोटे तौर पर जो मुझे समझ में आता है वो ये है कि किसी भी स्टेट की रीऑर्गेनाइजेशन के लिए स्टेट असेंबली की कॉन्करेंस की जरूरत तो नहीं है, लेकिन लॉ ये कहता है that the views of the state, the representatives of the people as expressed through the assembly, they have to be ascertained. ये लाजमी है कि जो है लोगों की राय जो है उस रीऑर्गेनाइजेशन के बारे में स्टेट असेंबली के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके थ्रू उनका मत जान लिया जाए। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस जो है कुछ साल पहले ही तेलंगाना का है। तेलंगाना में राज्य का गठन होना था। अब राज्य का गठन जो है बगैर स्टेट असेंबली के हो नहीं सकता, तो स्टेट असेंबली जो है उसमें वो रेजोल्यूशन आया कि इसका जो है गठन किया जाए, इसका हिस्सा जो है तोड़ के आंध्र प्रदेश को तोड़कर तेलंगाना भी बनाया जाए। अब जो है स्टेट असेंबली ने उसको रद्द कर दिया और भारी बहुमत से रद्द किया, लेकिन जो एक लीगल रिक्वायरमेंट थी वो पूरी हो गई। लीगल रिक्वायरमेंट ये थी कि स्टेट जो है वो लोगों की राय जाने, कॉन्करेंस की बात नहीं है, यहां पर कॉन्करेंस लेने की जरूरत नहीं है।
तो उनकी राय जान ली, हाँ भाई आपने बोला कि नहीं करना चाहिए लेकिन हम कर रहे हैं इसलिए हमने कर दिया, तो तेलंगाना जो है वो बन गया। अब यहां स्टेट के मामले में तो कुछ भी नहीं हुआ, असेंबली है नहीं, राय किसकी ले रहे हो? अब राय, लोगों की राय जो है वो पार्लियामेंट तो नहीं दे सकती, लोगों की राय जो है वो तो स्टेट असेंबली ही देगी, स्टेट के लोगों की राय स्टेट असेंबली ही देगी, वो नहीं है। और उसकी एब्सेंस में जो है वो ये कानून बना। अब ये यानी कि ये कोर्ट का मामला है, क्या होगा यानी भगवान जाने, लेकिन जो है हम लोगों का जो एक्सपीरियंस है इंदिरा गांधी के टाइम से वो ये है कि जब भी देश में कोई भारी बहुमत से पार्टी जीत कर आती है और सरकार बनाती है तो जो न्यायालय जो है वो दब के बैठ जाते हैं, वो बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं होते, बल्कि वो पॉजिटिविस्ट हो जाते हैं कि हाँ सरकार ये कर रही है, ये ठीक कर रही है। तो ये जो है आजकल भी वही माहौल है, दोबारा एक बार जो है, और जब सरकारें कमजोर होती हैं, जब भी कोalition गवर्नमेंट होगी दिल्ली में, तब हमारे जो है सुप्रीम कोर्ट बहुत एक्टिव हो जाता है। एक वो भी जमाना था कि एक पोस्ट कार्ड लिख के कोई भेज दे तो पोस्ट कार्ड जो है वो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मान ली जाती। अब जो है ये उसको रिजेक्ट करते हैं, और रिजेक्ट नहीं करते, जिसने वो भेजा हो, जिसने पिटीशन डाली हो, उस पर फाइन भी करते हैं कि ये जो फ्रिवलेस पिटीशन है तुम्हारी, हमारा टाइम बर्बाद कर रहे हो। तो ये टाइम टाइम की बात है, आगे क्या होगा इट इज जस्ट पॉसिबल कि जब भी कोई फैसला आएगा तब तक जो है इतना देर हो चुकी होगी कि इट विल बी फेट अकम्पली, और ये कैसे हालात आगे बदलेंगे बिगड़ेंगे ये भगवान जाने। ये हम लोग nobody can predict, because the fact is nobody can predict which way the state of Kashmir, Jammu and Kashmir will go. Who are happy, who are unhappy, I'm in no position to say. मुझे तो एक बात समझ में आती है कि ये सेलिब्रेशन जो है दिस इज प्रीमेच्योर, क्योंकि इट इज एन एम्प्टी सेलिब्रेशन। जब 370 में कुछ बचा ही नहीं है तो उसे हटा के इन्हें कौन सा किला फतह कर लिया। और कश्मीरी जो सोचते हैं कि पता नहीं हम लुट गए, बर्बाद हो गए, उनका जो है फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन जो है दैट इज इक्वली बियॉन्ड माय कॉम्प्रिहेंशन, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, आपके पास वैसे भी जो है लिमिटेड से ही अधिकार थे। लेकिन ये आर्गुमेंट देना कि इसे हटाने के लिए जो है इंटीग्रेशन बड़ी स्ट्रांग हो जाएगी या ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वो जो है दैट इज आई डोंट बिलीव दैट दैट इज करेक्ट, बिकॉज मोस्ट ऑफ द आर्टिकल्स they were already applied to the state of Jammu and Kashmir. 97 में से 94 सब्जेक्ट्स जो सेंटर के पास थे जिन पे वो लॉ बना सकते हैं, उन 94 पे जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉ बना के स्टेट में लागू कर चुकी। बाकी बहुत से ऐसे लॉज हैं जो लागू हुए, जैसे मैंने सुप्रीम कोर्ट से शुरू किया, लेकिन उसके आगे भी बहुत सी चीजें लागू हुई, जैसे गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर के राइट्स, स्पीकर, डेप्टी स्पीकर, उनके काम क्या है, उनको डेफिनेशन वगैरह सब कुछ जो है ये भी जो है आर्टिकल 370 के थ्रू ही लागू किए गए हैं। सो इन माय ओपिनियन बोथ आर एक्सट्रीम, द सेलिब्रेशन इज एम्प्टी एंड द फ्रस्ट्रेशन too is not in proportion to what has happened. We can overcome all this that has happened. That is not a big deal. It is only an academic issue now. आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ा जो है सब्र के साथ आपने सुना। मुझे हमेशा यही खतरा लगता है कि मैं कुछ ज्यादा लंबा समय ले गया, लोगों का जो है पेशेंस ज्यादा टेस्ट कर गया, लेकिन लगता है कि ये सब्जेक्ट ऐसा था। अभी भी मैंने बहुत सारी चीजें जो है स्किप करता हुआ
निकल गया हूँ, but any question right now or later on through WhatsApp or email or on phone, if somebody has it, I'm always available. Thank you very much. Namaskar. सर एक Thank you so सवाल था। much for another insightful session, Harbans sir. And we all really enjoyed knowing more about the history of Article 370, which we have been talking more and more from the last 1 year. To take this further now, अगर कोई भी कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो please you can now take the opportunity सर to एक ask. सवाल था। हेलो अमल। या किरण जी, आपकी आवाज आ रही है? आपका वीडियो नहीं आ रहा जी है। जी जी। वीडियो सर 2 है तो फिर यहाँ तो हो सकती है या तो सर एक सवाल आप पूछना चाहता जो मेरे जहन में था। जैसे मैं भी हिस्सा पढ़ता हूँ और भी स्टेट से भी, क्योंकि बहुत सारे मैंने लगाए हैं, मैं उनसे पूछता हूँ कि आप कभी जम्मू कश्मीर आए हैं, तो दे नो अबाउट मी बट दे हार्डली नो अबाउट मू एंड देयर डोगरा कल्चर। सो व्हाट इज हैपनिंग, मेरे माइंड में सर कुछ सवाल आते हैं और मुझे जब कारण मैं ढूंढने की कोशिश करता हूँ तो मैं कितना ही हूँ, शायद मुझे आप बता पाएंगे कि मराठा की हिस्ट्री पढ़ जाती है एनसी किताबों में भी, कॉलेजेस में भी, तो यूनिवर्सिटीज में भी। देन अगर हम करें तो पंजाब की में जो सिख हिस्ट्री है, राजस्थान हिस्ट्री। सो नो डाउट फील प्राइड, आर इंडियंस, बात अच्छी भी है। लेकिन सर अगर मैं कहूँ तो हम डोगरा भी इसी से कोई वॉर हारी है, और बल्कि जो भी ये मसला बना हुआ चाइना का, तो यहाँ पर हमारे जोरावर जी ने फतेह हासिल करी है। और मैं ये जानना चाहता हूँ, जो 1946 में 22 जून को दोमेल में नेहरू जी इलीगल तरीके से जो है कश्मीर आ रहे थे ना परमिट के, जैसा आपने बताया परमिट होता, और उनको जो है वो महाराजा हरि सिंह ने अरेस्ट कर दिया था और शायद वहीं डाक बंगला में उनको कैद करके रखा था। क्या ये रिवेंजफुल मतलब प्लानिंग नेहरू की, कि जैसे आपने कि सब जानते दिल्ली में कि महाराजा नहीं थे कि उनको हटा दिया जाए, और क्या वही कारण है डोगरा हिस्ट्री है, डोगरा जो कल्चर है वो विलुप्त होकर रह गया भारत में, क्योंकि नहीं चाहते, क्योंकि उनको अरेस्ट में वो घुसा? तो क्या ये षड्यंत्र हो सकता है कि डेलिब्रेट नेहरू ने कभी डोगरों को नहीं आने दिया? आपका एक सवाल में जो है ना बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन मैं बड़े संक्षेप में कोशिश करूंगा कि सभी को मैं इसमें समेट लूं। सबसे पहली बात तो ये कि नेहरू से शुरू करते हैं हम। नेहरू जी को पहली बात तो मैं स्पष्ट कर दूं कि उनको अरेस्ट नहीं किया, उनको स्टेट में एंट्री से रोका गया था, और उनको बड़ी इज्जत के साथ जो है ओएसडी भेजा हुआ था, उन्होंने अपना एडीसी भेजा हुआ था। वो एडीसी उनको जो है वहां रेस्ट हाउस में ले गए कि आप आगे नहीं जा सकते, ये है गाड़ी आपके लिए, आप इस गाड़ी में बैठिए और जहां भी बाहर कहीं जाना चाहते हैं ये गाड़ी आप ले जाइए। तो वो अरेस्टेड नहीं थे। ये नैरेटिव जो है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, मैं बार बार ये बोलता हूँ, पहले भी कई बार बोल चुका हूँ कि अक्सर होता ये है कि हमारी जो आज की जरूरतें हैं उनको जस्टिफाई करने के लिए हम पिछले जो घटनाएं हैं उनको भी थोड़ा तोड़ते मरोड़ते हैं, उनकी इंटरप्रिटेशन जो है अलग तरीके से करते हैं। अब नेहरू के मन में कोई गांठ थी, हो सकता है, लेकिन ये भी हो सकता है कि गांठ ना हो। वो एक रिपब्लिकन थे और अनकॉम्प्रोमाइजिंग रिपब्लिकन थे वो, और महाराजा जो है वो बावजूद अपने लिबरल एटीट्यूड के वो महाराजा थे, वो राजा थे। ही वॉज ए मोनार्क, देयर इज एब्सोल्युटली नो डाउट अबाउट दैट। तो उनका क्लैश जो है वो तो था, एक समझ लो पर्सनालिटी का क्लैश था। आउट ऑफ विंडिक्टिवनेस ऐसे काम नहीं होते। स्टेट के काम जो है ना विंडिक्टिवनेस से जो है ना वो बातें नहीं बनती। आफ्टर ऑल नेहरू, गांधी, पटेल, इन्होंने संघर्ष किस लिए किया था? एक नया भारत बनाने के लिए, एक ऐसा भारत जो इतिहास में कभी नहीं बना था,
इतिहास में कभी भी भारत जो है एकजुट नहीं रहा, और ऐसा भारत कभी भी नहीं बना जहां पर एक ऐसा संविधान हो, ऐसा कानून हो जो सबको जो है सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस दे सकता हो। तो उस जो आदमी उसके साथ कमिटेड हो राजतंत्र को, तो वो एक्सेप्ट जो है वो नहीं करेगा। पंडित नेहरू की जो है महाराजा पटियाला के साथ बड़ी अच्छी थी, जयपुर के साथ बड़ी अच्छी थी, सबके साथ बड़ी अच्छी थी। उनके साथ अच्छी नहीं थी जिन्होंने रेजिस्ट किया ये रिपब्लिकनिज्म को, क्योंकि वो जो है एक सैद्धांतिक बात आ जाती है। दूसरा जो प्रश्न जो है आपने किया उसका मैं पहले कई बार जवाब दे चुका हूं कि डोगरों का इतिहास जो है वो कहाँ गुम हो जाता है, कहाँ गायब हो जाता है। अब मराठों का इतिहास है, बहुत बड़ा इतिहास है। अब जम्मू की समस्या है, जम्मू जो है एक छोटा सा एरिया है, डोगरे जो है गिनती के डोगरे हैं, जिन्होंने राजपाट भी बनाया वो गिनती के लोग थे। तो दूसरे लोग जो है वो इतना हावी हैं कि हमारी आवाज जो है वो दब के रह जाती है। हम खुद भी दबू हैं। मैं हमेशा चैलेंज करता हूं कि हमारे कितने इतिहासकार हुए हैं, डोगरा इतिहासकार, जो है डोगरा इतिहास जो है उसको जो है बड़े फख्र के साथ लिखें। क्यों नहीं लिख सकते? सुखदेव सिंह चारक जो है वो एक आदमी थे जिन्होंने किया, लेकिन उन्होंने इतना काम किया, इतना काम किया कि सारा जो है वो गड़बड़ हो जाता है। किसी एक या दो टॉपिक पे अगर उन्होंने फोकस किया होता तो उनका बहुत बड़ा, जितना मेहनती आदमी वो थे, मैं उनको पर्सनली जानता था, बहुत मेहनती आदमी थे, वो कर सकते थे। लेकिन उन्होंने हर एक चीज करने की कोशिश की। उन्होंने गुलाबनामा के ट्रांसलेशन भी किया, उन्होंने महाराजा रंजीत देव जो है उनके बारे में भी लिखा, और फिर बाकी हिस्ट्री भी उन्होंने डोगरों को लिखी। कल्चर पे जो है वो अलग उन्होंने किताबें लिखी। कल्चर पे जो है हिस्ट्री ऑफ डोगरा कल्चर जो है वो अलग ही उनका सेट है किताबों का। तो ये काम हुए हैं, थोड़े हुए हैं, और जो थोड़े हुए हैं उनकी फिर जो है उनकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती है, और दूसरा हमें सपोर्ट नहीं मिलती। अब आप ये बोल रहे हैं तो मुझे आप ये बताइए कि आप जो है कितनी डोगरी किताबें जो है खरीदते हैं, महीने में ना सही साल में? या डोगरा इतिहास के बारे में जो है कोई किताब अगर नजर आती है तो आप क्या उठा लेते हो? या अपने आप से सवाल करिएगा जी। और अगर हम नहीं उठाते, नहीं खरीदते डोगरी की किताबें, तो फिर जो है वो हमें किसी से शिकायत करने की हमारी कोई वजह नहीं हमारे पास है। अब पंजाब की आपने बात की, तो पंजाब के आप किसी भी बस स्टैंड पे आप चले जाओ, वहां पर आपको पंजाबी की मैगजीन्स मिलेगी जो बिकती हैं। अब आप मुझे बताइए कि डोगरी की कितनी मैगजीन्स हैं? अगर हो तो कोई खरीदार उसका एक है? रीजन भी है कि हमें 1941 के बाद जो हमारी स्टेट रही, एक नेचुरली मतलब उर्दू को या उन्होंने लैंग्वेज बनाया, तो वो भी एक फर्क रहा, बिकॉज बीइंग अ नहीं, जनरेशन वी फील ये डिप्राइव्ड। फर्क नहीं होता। ये आई एम सॉरी टू से, ये फर्क नहीं होता। महाराजा रणजीत सिंह के टाइम में पंजाब की लैंग्वेज जो है वो पर्शियन थी, ऑफिशियल लैंग्वेज बोली जाती थी पंजाबी, लेकिन लिखने पढ़ने का काम जो है वो पर्शियन में होता था। लेकिन पंजाबी तो नहीं रुकी उससे। ये बहाना है। और दूसरा, हमको डोमिनेट कर जाते हैं, पंजाब वाले डोमिनेट करते हैं जी। पंजाब के शुरू से ही जो है हमें डोमिनेट करते रहे हैं। कोई भी देखो, डोगरा जो है वो कहाँ जा सकते हैं, जो उनकी गिनती है। अब वो क्यों गए थे लद्दाख की तरफ? लद्दाख की तरफ इसलिए गए थे कि कोई भी जो एम्बिशियस आदमी है उसके पास और कोई जाने की जगह नहीं है। मैदान में नहीं जा सकता, मैदान में जाएगा तो मार खाएगा, क्योंकि उनका नंबर बहुत हाई है, उनकी सेना बहुत बड़ी है।
तो अपने आप को खत्म करने वाली बात है। जम्मू के पास जब भी कुछ होता था तो इसको लूटता कौन था? इसको पंजाब वाले आके लूटते थे हमेशा, हमेशा पंजाबियों ने लूटा है इसको। तो ये जो है ये एक्सक्यूजेज हैं। लेट अस बी ऑनेस्ट विद आवरसेल्व्स। अब यहाँ पर भी मुझे अक्सर जो है ना ये मैसेज आते हैं कि भाई डोगरी च बोला करो। भाई डोगरी च मैं बोल नहीं सकना, आई नो डोगरी वेरी वेल, लेकिन गल ये है कि कुछ और लोग भी उत्थे बैठे दे होंदे ने, उनके कन्नै भी गल करनी होंदी है, उन्हें भी अपना मैसेज देना होंदा है। तो कोई ऐसी कॉमन ग्राउंड जो है ना वो लभना पौंदा जिथे अस जेह्ड़ा ना आपस च संवाद करी सके। नेचुरल सर लैंग्वेज ते हो गया ना कि डोगरी का जरा इन्ना रौला पा गया कोई भी। उसी मैं दोबारा ये सवाल पूछना कि भाई दसो डोगरी दी किन्नी किताबां खरीदियां तुसीं अज तक? ये नहीं कि डोगरी च लिखिया नहीं होंदा, डोगरी च लिखोंदा भी है, डोगरी दी किताबां छपदी भी हैं, लेकिन अस पढ़दे नहीं, बिल्कुल, क्योंकि अस 50 रुपए खर्चिए राजी नहीं। और डोगरी दी बड़ी सस्ती किताबां होंदियां ने, हालांकि अज 50 रुपए दी अजकल कोई भी किताब नहीं, 50 रुपए दी अजकल मैगजीनां बड़ी मुश्किल से आंदियां। लेकिन मेरा बोलने का मकसद ये है कि लेट अस कंट्रीब्यूट आवरसेल्व्स आल्सो इन मेकिंग, एंड लेट अस बी प्राउड ऑफ आवरसेल्व्स। I have lived all my life out of J&K, and I have never hesitated from speaking Dogri with my sister wherever I might be in public place. If I don't want other people to understand what I am saying or thinking, then I'll go back to my mother tongue and speak in Dogri. लेकिन ये जरा otherwise ये नहीं, I could have forgotten, क्योंकि साढ़े घर जो है ना सिवाय मां दे तो और कोई ना बोलता डोगरी जी। तो ये जो ना थोड़ा सवाल जरा ना, आई डोंट नो वेदर आई हैव सेटिस्फाइड यू और नॉट, लेकिन दिस इज व्हाट is true in my Almost opinion. you are satisfied, but there are some things we cannot ignore. That we were living in Islamic state wherein we were, demolished and being generation, and even I know that whatever we have, received so far, that is by grace of all those persons who, in opposite circumstances, they continued with their efforts, like Dogri San say. तो उन्होंने अच्छा अपना रोल प्ले किया, ऐसी गल नहीं है। और थोड़े जड़ा भी देखोगे डोगरी दे पहले नाटक भी आंदे हैं या अपने लेवल पर अज दी जनरेशन मेरे दोस्त जियां मतलब तुसें देखियो कि एक विकास बाबा है या कोई जड़ा मैन है वो भी मतलब लोग अवेयर करा दे। तो ऐसा नहीं एक लहर आई, नहीं मैं भी डोगरी आउटराइट जिले कांटेक्ट आया तो मैं भी बड़ा हैरान परेशान कि 15-20 साल लोग उत्थे रोआ देन लेकिन डोगरी नहीं बोला करते। ते साडे इत्थे मुझे के मैं दिल्ली जा मेरे अपने ऐसे रिश्तेदार के हुंदे एक ने दोस्त डोगरी बोली हो तो ਤੁਹਾਨੂੰ सी नजर करने दिखे कि बस जियां पता नहीं के आहे गुनाह कर उड़िया ते आखिर ना वे है परवाह मत करो, बोलते रहो। तो गल है कि अपने अंदर झाड़ी दी जरूरत है अगर डोगरी जाना है ते हुन अस बिलीव करने हैं कि ये अच्छा लैंग्वेज बनी है कने फर्क भी पो और इत्ते सबने दा सहयोग रहा। इंटरनेशनल सोसाइटी दा जेड़ा लंडन भी ये भी नए काम करा दी है, ठीक है ना। ते सब ने एक मतलब एक माहौल बन नेचुरली साडी जनरेशन भी बजुर्गों कोला विखनगी जेडी एग्जिस्टिंग जनरेशन होंदे सिखनगी तो भी इस चीज परंपरा की बदाग ठीक आखा दोस्त। बट लेट अस करण जी, लेट अस नॉट मोनोपोलाइज दिस डायलॉग। तो जे कोई और ना कोई सवाल करना तो उन्हें भी पूछन दो जी। Thank you so much, Kiran ji. Anybody else who would like to ask any questions before we finish today's session? अगर आप में से कोई भी कोई question पूछना चाहते हैं तो please. Oh, I think Govardhan sir is waiting to be admitted again. जी. Any questions from anybody? हेलो हेलो, हाँ मैं दलवीर सिंह बोल रहा हूँ जी। मैं उधमपुरा बोल रहा ना महाराज। मेरा क्वेश्चन ये है कि ये तो बड़ी अच्छा है इन्हें समयाल साहब ने दस्या कि डोगरी दी किताबां पढ़नी चाहिए। साढ़े उधमपुर दे ही हैं शिव नरमोही काफी बुक्स होंदियां लिखी दियां असें पढ़ियां न ते लेकिन
ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਆਈ ਥਿੰਕ। ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨੇ काफी बुक्स लिखियां ते अस एह् चाहन्ने कि अगर साढ़ी डोगरी असें बढ़ावा देना है ते एह्दे क्यों नहीं कुछ इंटरनेशनल लेवल उप्पर एह्दे कोई नुक्कड़ नाकड़ नाटक या एह्दे कोई ऐसे कंपीटिशन ऐसी ऐसी चीजां कराई जान जिहदे कन्नै कि इसी होर असें प्रमोट होऐ साढ़ी डोगरी। बाकी इन्हें आखेआ साढ़ी हिस्ट्री जेह्ड़ी है डोगरे दी वाकई बड़ी लिमिटेड है। मैं एक्स रिटायर भी हैं साढ़े जबलपुर जम्मू एंड कश्मीर एह्दा रैफल दा जबलपुर च सेंटर है उत्थे साड़ी बड़ी चीज़ां पेदियां जियां असें मानतलाई चैना दा जेह्ड़ा ओह् फ्लैग कैप्चर कीते दा ओह् बी ओरिजिनल असें उत्थे रखे दा। होर साढ़ी स्टेट फोर्स कन्नै जुड़ी दी जिन्नी भी लड़ाइयां लड़ी दियां जां जो भी चीज़ां न उत्थे साढ़े वैपनरी है जां कैप्चर न ओह् सब इतिहास है। ते इ'यां साढ़ा कुछ इत्थे जम्मू वाली साइड भी है स्टेट फोर्स दा कुछ चीज़ां ते इन्हें जेह्ड़ा है कि आखी नहीं सकते अस इन्हें भी अगर प्रमोट किया जा या जियां स्कूल वगैरह जंदे न कुदै या कॉलेज वगैरह जंदे न टूर वास्ते जियां बॉम्बे बुम्बे इ'यां अगर इन्हें जबलपुर जित्थे साढ़ा ओह् म्यूजियम है उत्थे बच्चें गी दस्सने वास्ते लीता जाए एह् चीज़ां ते मैं सोचना कि ओह् भी साढ़ी डोगरी बड़ा बढ़ावा मिलग। ठीक आखा तुस यानी कि जबलपुर जेह्ड़ा ना उत्थे कई चीज़ां जबलपुर जैग रैफल सेंटर है साढ़ा उत्थे बड़ा बड़ा साढ़ा म्यूजियम है। आई नो ते इत्थे भी साढ़े जनरल मेजर जनरल गोवर्धन सिंह संवाल होर इत्थे भी साढ़े करा दे न इत्थे अखनूर सतवारी आह्ली साइड जेह्ड़े हैन उ'नें भी लिया दे हेरिटेज च। पता नहीं ते इत्थे स्कूलें दे अगर विजिट होंदे जान अस अगर बच्चें आखचै कुसै स्कूलें आखने जेह्ड़े पिकनिक पुकनिक जंदे ते इंदे अगर विजिट कराई जान ते आई थिंक असें ज्यादा एह्दा कुछ होर फोकस पौग डोगरी उप्पर ते लोग इसी शर्म नहीं करङन ते बोलङन ते समझन। दलबीर जी यू आर एब्सोल्युटली राइट। मैं इस कंटेक्स्ट जेह्ड़ा ना मैं आई विल गिव यू वन एग्जांपल। हरियाणा च एक कल्ले आदमी ने कुरुक्षेत्र च जी जी अपना विरसा जेह्ड़ा ना ओह् हरियाणा दा विरसा जी जी ओह् बनाया। वो इन्ना बड़ा होया कि सरकार ने फिर उसी जगह देनी पई जी और उस जगह च वो जेह्ड़ा ना समझो एक किस्म दा म्यूजियम है। जी जी म्यूजियम च केह् है जी म्यूजियम च जेह्ड़ा ना जिन्नी भी पुरानी रूरल इलाके दी जेह्ड़ी चीज़ां पहले इस्तेमाल होंदियां हियां ओह्दे कन्नै जुड़ी दियां हियां उ'नें यादें करने वो सारियां उत्थे ने। राइट वो भावें जेह्ड़ा ना हल दा जुआ होए चक्की होए उखल होए या छज्जा होन जी जी एनीथिंग जेह्ड़ी अज यूज च नहीं होंदी लेकिन पहले होंदियां हियां। खटोले बगैरा रखे दे उ'नें। हाँ यस खटोले और खटोले और पालकी दी डोलियां रखी दियां उ'नें उक्के रखे दे। और लोग जेह्ड़े ना लोग हरियाणा दे लोकें जेह्ड़े ना दिल खोलिए अपनी चीज़ां उसी दित्तियां कि लै पे तू उत्थे डिस्प्ले कर। जी जी साढ़े कोल कोई होए भी ते अस नहीं देगे जी मैं भी तुहानू दस्सी देना बिल्कुल नहीं दिंदे असें भी मंगेआ काफी उत्थे असें सानू एह् शक होंदा कि एह् ते बड़ी मैंह्गी चीज़ है जेह्ड़े लैन आया ते एह् ते इ'यां मुफ्त लेई आ मेरे कोला इस उम्मीद च कि कल पता नहीं किन्नी कीमत हो जानी है असें नहीं देनी। हाँ बिल्कुल ये ठीक आखेआ तुसें। आई रिकॉल 1968 जी जी मी पता हा कि भी ये जेह्ड़ा ना पहाड़ी पेंटिंग्स जेह्ड़ा और मी एह् भी पता हा कि मैं अपने घरें च भी दिक्खे दे ओह् है कि किस्मत खराब या पता नहीं लोकें गी कि ओह् जेह्ड़ा ना केईं पेंटिंग्स जेह्ड़ियां ना ओह् संदूखें च बंद जेह्ड़ा ना सिनक खाई उ'नेंगी। बिल्कुल ठीक आखेआ बिल्कुल ठीक आखेआ। ते ओह् इक कोल बची दियां हियां ते मैं उसी आखेआ इन्हें 68 दी गल्ल है मैं भाई एह् बिकदी है जी तेरा जे मन करदा बेचने दा ते तू पहले मिगी पुच्छी लै। अच्छा ठीक है जे मैं कीमत दे सकदा होगा तो मैं खरीदना इसी पसंद करगा। जी कुछ सालें बाद मिगी चेता आया जी मैं पूछा उसी मैं है कि कोई लेइये दा मैं कोई लेई आ मैं तुहानू आख्या कि मैं मिगी पुच्छी लैओ जी साढ़े लोग सर बड़ा अवेयरनेस की जरूरत है। चलो
थोड़े मार्गदर्शन करने चल गए अस जियां तो दस गए असें भी इन्ना नहीं है ये जेड़ा सेकंड शापिंग ऑप्शन है ग्लोबल साढ़ा वो है लेकिन दूसरी गल जेड़ी ना जियां जी बलवंत ठाकुर दे जेड़े प्लेस जी ने इत्थे भी जिसले हुंदे ने चंडीगढ़ च जी जी हाँ ते पैक्ड हाउस जी चलदा है जी और डोगरी च बिल्कुल हाँ हुंदे ने जम्मू नहीं बंदे यार आते पैक्ड माय पॉइंट इज जी जी कि पहली चीज जेड़ी है ना वो क्वालिटी चाहिदी हुंदी है जी इट बिल्कुल इज नॉट क्वांटिटी दैट मैटर्स इट इज नहीं क्वालिटी क्वालिटी इज मस्ट एक जी एक काम अच्छा आदमी कर दे ते ਉਹਦੀ जी ਡਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹਦਾ ਸ਼ੋਹਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਚੰਦਨ ਨਾਲ ਲਿਖਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ बिल्कुल बिल्कुल सर ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਦੇ ਆਰ ਡਰਾਨ ਟੂ ਇਟ दैट हाँ साढ़े कुछ डोगरी चैनल भी बनाते हैं इत्थे एक सुधीर जंबाल होर न काफी वो एक्टिव रौंहदे न उन्हें अल्लड़ गोरी ते वीर सिपाही सीरियल भी बनाए न काफी वो करते रौंहदे कल भी उन्हें फेसबुक उपर पादा हा कि भाई हुण जेके चैनल वाले उर्दू च सॉरी डोगरी न्यूज दिंदे ओह बंद करी ओड़दे भाई उसी की बंद किता ते साढ़े कुछ लोग न जेड़ा इसी प्रमोट नहीं करना चाहते पता नहीं की वो भी समझ नहीं आती उहदे पर भी असें गौर करना बड़ा जरूरी है ਇਹਦੇ ਕੰਨੇ ਦੂਜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ थैंक यू ਇਹ सर ਹੈ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਇਹਦੇ ਕੰਨੇ ਸੈਕੰਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ जी ਨਾ जी जी ਉਹ ਹੈ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ राइट ਬਣਾਈ ਵੀ राइट ਲਾਓ सर एडवर्टाइजर चाहिए अगर एडवर्टाइजर नहीं बिल्कुल मिला कोई पैसा खर्चने वाला नहीं मिले तो आदमी अपने जेबा करने कितना पैसा खर्च कीजिए ना कोई चीज बना ले नहीं कर सकता नहीं कर सकता Thank you, sir. थैंक यू Anybody सर else? Any more questions before we end the session for today? No. So thank you so much, Harbans sir, and thank you everybody who's joined us for today's session. आप सबका धन्यवाद, मता मता धन्यवाद. फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ alternate weekend. Thank you. Namaskar. थैंक यू थैंक्स अ लॉट थैंक यू सर, Thank you. थैंक यू ललित जी. Thank you. Welcome. Thank you, Lalit. Namaskar.